प्रभात बच्चों, मैं आपकी सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका और आज हम सामाजिक अध्ययन का पाठ 4 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारतीय मरुस्थल। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4, भारतीय मरुस्थल। ठीक है। भारतीय मरुस्थल यानी भारत का मरुस्थल, रेतीला स्थान, रेतीला क्षेत्र, समझ रहे हो बच्चों, जिसे रेगिस्तान कहते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। तो भारतीय मरुस्थल, रेगिस्तान जिसे कहते हैं, भारतीय विशाल मरुस्थल, विशाल मरुस्थल डेजर्ट उत्तरी मैदान के दक्षिण पश्चिम में पाए जाते हैं। देखिए, ये हो गया आपका उत्तरी उत्तरी स्थान। तो उत्तरी स्थान के दक्षिण, नीचे की ओर, पश्चिम से लेकर दक्षिण, पश्चिम से लेकर दक्षिण। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी मैदान है। ठीक है, उत्तरी मैदान के पश्चिम से लेकर दक्षिण में ये मरुस्थल फैला हुआ है, भारत का विशाल मरुस्थल। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में पाया जाता है। ठीक है, इन्हें थार मरुस्थल भी कहा जाता है। मरुस्थल में दूर दूर तक रेत ही रेत मिलता है। ये मरुस्थल, रेगिस्तान, रेत ही रेत, मिट्टी से चारों ओर रेत रेत वहां पर होता है। अब आ जाइए पश्चिम का महामरुस्थल। पश्चिम का महामरुस्थल स्थिति देखिए, किस स्थान पर हम देखते हैं, पढ़कर जानते हैं। देखिए, ये जो रंगीन है ना बच्चों, यही आपका मरुस्थल। तो आपके जो भारत के नक्शे में आप देखेंगे, यहाँ पर आपका पश्चिम की ओर दक्षिण तक, पश्चिम से दक्षिण की ओर जो आपका ये क्षेत्र है, ये आपका मरुस्थल। देखिए, भारतीय मरुस्थल के पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में अरावली पर्वत, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ देखिए अरावली पर्वत है। ठीक है, ये पूर्व है, ये वाला हिस्सा पूर्व, और पश्चिम में पाकिस्तान, और नीचे आपका दक्षिण, ऊपर आपका उत्तर। तो यहाँ आपका देखिए, पूर्व में आपका अरावली और यहाँ पर क्या है, पाकिस्तान। ठीक, तो पूर्व में अरावली पर्वत, दक्षिण में अरब सागर। अब दक्षिण में क्या है, यहाँ पर अरब सागर है। ठीक, तथा कच्छ की खाड़ी भी है। अरब सागर, कच्छ की खाड़ी है। उत्तर पूर्व में हरियाणा प्रदेश की सीमा है। उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में हरियाणा प्रदेश की सीमा है। ठीक, तथा ये मरुस्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। और ये मरुस्थल किसमें स्थित है, ये आपका राजस्थान राज्य। मतलब हमें इसकी स्थिति बताई गई है, किस तरह से इसके आसपास कौन सा क्षेत्र आ रहा है। पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में आपकी अरावली पर्वत। ठीक है, इस तरह से उत्तर पूर्व में आपका कौन सा स्थान आ रहा है। तो इन सबके बीच में राजस्थान स्थान है, वही हमारा मरुस्थल है, भारत का विशाल मरुस्थल। किस किस की हमने देखी, इसी प्रकार हम नक्शे में देखेंगे, ढूंढेंगे और समझेंगे। दिशाओं के अनुसार हम अच्छे से इसकी को समझेंगे और देखेंगे। ठीक है, अरावली की पहाड़ियां राजस्थान को दो भागों में बांटती है। लगभग आधा राजस्थान मरुस्थलीय है। लगभग आधा राजस्थान क्या है, मरुस्थलीय रेतीला है, और आधा मतलब आधा ठीक ठाक है, बाकी आधा तो बिल्कुल रेतीला है, आधा राजस्थान। तो अरावली की पर्वत जो है ना, अरावली की पर्वत राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ठीक है, तो लगभग आधा राजस्थान क्या है, आपका रेतीला है। ठीक, पश्चिमी राजस्थान में फैले इस मरुस्थल की लंबाई 450 किलोमीटर तथा चौड़ाई 150 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के बीच है। कि कहीं चौड़ाई ज्यादा है, कहीं 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, और कहीं 300। तो इस तरह से है। ठीक है, इसकी पश्चिमी राजस्थान में जो आपका मरुस्थल है, पश्चिमी राजस्थान में रेतीला स्थान है, वहीं की बताइए चौड़ाई लंबाई इसमें। अब आ जाइए धरातल। धरातल देखिए, भारत के इस भाग में रेतीली मिट्टी तथा दूर दूर तक रेत ही रेत फैला है। तो इस तरह से जो राजस्थान मरुस्थल का जो धरातल है, धरती है, उसके बारे में बताया जा रहा है। मरुस्थल की धरती, जो आपका रेगिस्तान है, उसकी धरती के बारे में बताया जा रहा है। कैसा स्थान है, क्या विशेषता है इसकी। तो दूर दूर तक क्या है, रेत ही रेत फैला हुआ है, परंतु कुछ स्थानों पर भूरे रंग की चट्टाने भी दिखाई देती, जहां जहां तहां टिब्बे बलुआ टिब्बे भी दिखाई देते हैं। ये टिब्बे क्या होते हैं, बालू के स्तूप होते हैं, इकट्ठे हुए होते हैं, जो कि पवन के द्वारा, हवा के द्वारा इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है,
बालू के ये टिप्पे अपना स्थान बदलते रहते हैं, हवा जिस दिशा में होगी उसी ओर ये जो अब बालू के टीले बन जाते हैं, बालू के टीले बन जाते हैं, अर्थात कुछ बालू के टिप्पे एक स्थान से हटकर दूसरे स्थान पर बन जाते हैं। बालू के इन टिब्बों की आकृति भिन्न भिन्न होती है। यहाँ दिन गर्म परंतु रातें ठंडी रहती है। ठीक है, यह सब रेत का ही प्रभाव है। रेत दिन के समय शीघ्रता से गर्म होती है और रात में शीघ्र ही ठंडी हो जाती है। तो रेत अधिक मात्रा में रेत है, दिन में धूप होगी तो रेत गर्म होगी तो गर्मी, रात में धूप नहीं होगी, ठंडक हो जाती तो रेत भी ठंडी, तो रात को ठंड हो जाती है, मतलब ठंडक हो जाती है। इस क्षेत्र में वर्षा नाम मात्र के लिए होती है। तो मरुस्थल रेगिस्तानी क्षेत्र में वर्षा नाम मात्र के लिए होती है, वर्षा नहीं होती, नाम मात्र कभी कभी हो गई, वरना यहाँ पर वर्षा नहीं होती। ठीक है, अगला देखिए जलवायु तथा वनस्पति। यहाँ की जलवायु वनस्पति कैसी है? इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा कम होने के कारण लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल पाता। ठीक है, गांव की महिलाओं को पानी लेने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है। रेतीली भूमि और वर्षा की कमी के कारण इस क्षेत्र में खेती भी प्रभावित होती है, यानी कि खेती, रेतीली मिट्टी से खेती, रेतीली मिट्टी में उर्वरक क्षमता नहीं होती, तो यहाँ पर खेती भी प्रभावित होती है। पानी की कमी होने के कारण यहाँ पर खेती नहीं हो पाती। यहाँ बहुत कम पेड़ पौधे उग पाते हैं। कहीं कहीं पर बबूल और कीकर जैसे कांटेदार वृक्ष पाए जाते हैं, जिनको उगने में पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं, ये कम मात्रा में पानी के बिना भी ये यहाँ पर उग जाते हैं, मतलब थोड़े बहुत पानी में भी। ठीक है, तो यहाँ पर वही पौधे उग सकते हैं जिसमें पानी कम लग सकता है, जैसे बबूल, कीकर जैसे कांटेदार वृक्ष। कुछ स्थानों पर भूमिगत जल अपने आप ही धरातल पर आ जाता है, कुछ स्थानों पर अपने आप आ जाता है। यह जल आसानी से सूखता नहीं है। ऐसे स्थानों को मरुद्यान कहते हैं। मरुद्यानों में लोग स्थायी रूप से रहते हैं और खेती करते हैं। तो मरुद्यान जहाँ पर पानी धरातल के ऊपर आ जाता है, तो यहीं पे लोग अपना अपना जीवन यापन करने के लिए खेती शुरू कर देते हैं, वहीं रहने लगते हैं, क्योंकि जहाँ पानी है वहीं तो जीवन होगा। ठीक है, ऐसे स्थान पर मरुद्यानों में लोग स्थायी रूप से रहने लगते हैं। ठीक है, यहाँ की प्रमुख नदी जो है लूनी नदी के, जो आपका मरुस्थल की जो राजस्थान के अंदर जो आपकी प्रमुख नदी है वो लूनी नदी है। अब आ जाइए मरुस्थलों का बदलता स्वरूप। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार इस मरुस्थल को उपजाऊ भूमि बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। कि भारत सरकार ने जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र वहां पर क्या है, पानी की कमी है, वहां उपजाऊ मिट्टी नहीं है और ना उपजाऊ भूमि है जिससे कि खेती हो, अन्न का उत्पादन हो, इस तरह से अनाज का उत्पादन हो। तो यहाँ पर क्या था, जीवन मुश्किल है, लेकिन सरकार द्वारा यहाँ पर बहुत से ऐसी कोशिशें की जा रही हैं, ऐसे कार्य किए जा रहे हैं, ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे ये भूमि उपजाऊ बन जाए। इस क्षेत्र के कुछ भागों में पानी भी पहुंचा दिया गया है। यह पानी सतलुज नदी से निकाली गई एक नहर से प्राप्त होता है। किससे? सतलुज नदी, क्योंकि पश्चिम की ओर सतलुज नदी है, वहीं से उसी से प्राप्त एक नहर यहाँ पर निकाली गई है। उस नहर से द्वारा यहाँ की आवश्यकता पूरी हो रही, जिसे इंदिरा नहर कहते हैं, जो सतलुज नदी से निकाली गई। इस नहर के आसपास अब हरे भरे खेत और लहलहाती फसलें दिखाई देती है। आशा है कि भविष्य में ये मरुभूमि एक हरा भरा क्षेत्र बन जाए। तो ये मरुस्थली आशा है कि यहाँ पर आने वाले समय में ये भूमि उपजाऊ और ये स्थान जो है, ये जो क्षेत्र है, जो भूमि है, हरी भरी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी कोशिशें की जा रही है। स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ का स्थान कुछ और था, आज के समय में कुछ और हो रहा है, आने वाले समय में और हो सकता है ये हरी भरी हो जाए। यहाँ का जनजीवन देखिए, इस क्षेत्र का जनजीवन बड़ा ही कठोर है। लोगों को पानी की तलाश में काफी लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मरुस्थल में यात्रा करना बड़ा कठिन होता है। यहाँ की भूमि रेतीली होने के कारण सड़कों का तथा रेल मार्ग का निर्माण नहीं किया जा सकता। रेतीली है, रेत में अगर खड़े हो तो अंदर धस चली जाएगी। यदि इसमें सड़कें और रेल की पटरियों का निर्माण कर दिया जाए तो वो तो अंदर ही धस जाएगी, इसलिए मुश्किल है, जीवन मुश्किल है, यहाँ यात्रा कठिन है ना। इस मरुस्थलीय प्रदेश के केवल कुछ ही नगरों तक रेल मार्गों द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो कुछ ही नगरों तक हम रेल मार्गों द्वारा पहुंच सकते हैं, बाकी यहाँ पर और जगह रेल के मार्ग नहीं बनाए गए रेतीले स्थान के कारण। और जहां हम रेल मार्गों द्वारा पहुंचते हैं वो है अलवर, बीकानेर, जोधपुर के शहर। ठीक है, इस मरुस्थल में एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए ऊंट का प्रयोग किया जाता है। लोग ऊंट की सवारी करते हैं। ऊंट कई दिन तक भोजन और पानी के बिना रह सकते हैं।
क्यों यहाँ पर ऊंट है? क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है। हर एक पशु को, हर एक मनुष्य को दिन में तो हर दिन पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊंट तो बिना पानी, एक बार उसने अपनी पानी की पूर्ति कर ली तो कई दिन तक वो बिना पानी, बिना भोजन के यहाँ निवास कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पर ऊंट सबसे ज्यादा जीवित रहता है। ठीक है, यह रेत में आसानी से चल सकता है, इसलिए ऊंट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। मरुस्थल में जो लोग समूहों में यात्रा करते हैं उन्हें कारवां कहते हैं। जो कई सारे समूह बनाकर, कई सारे ऊंट पर सवार होकर जब वो यात्रा करते हैं उन्हें कारवां कहते हैं। चलिए, अब अगला, पश्चिमी मरुस्थल में जनजीवन, भोजन तथा वस्त्र कैसा है? राजस्थान के लोगों का मुख्य भोजन मक्का, ज्वार, गेहूं तथा दालें हैं। ये ऊँटनी का दूध पीते तथा कुछ लोग मांस भी खाते हैं। लोग प्राय भड़कीले रंगों वाले वस्त्र पहनते हैं। ये भड़कीले डार्क रंग के कपड़े यहाँ पर पहने जाते हैं। कुछ कुर्ता तथा धोती पहनते हैं और सिर पर बड़ी पगड़ी बांधते हैं। बड़ी बड़ी पगड़ियां बांधते हैं। आपने देखा होगा राजस्थानी लोगों का पहनावा कि स्त्रियां लहंगा, चोली, ओढ़नी धारण करती हैं। कुछ घुमक्कड़ कबीले गाड़ियां लोहारों के हैं। ये लोहे का सामान बनाकर बेचते हैं। कुछ यहाँ पर घुमक्कड़ कबीले हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान गाड़े द्वारा लोहे का सामान बेचते हैं। ठीक है, तो ये इनके कबीले हैं बच्चों, घुमक्कड़ कबीले हैं ये। राजस्थान के कारीगर खिलौने बनाने, बर्तन बनाने तथा चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ के जो कारीगर, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कारीगर अपना कार्य जो यहाँ के कारीगर हैं क्या क्या बनाते हैं? खिलौने, बर्तन, चमड़े के वस्तुएं, चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चमड़े की वस्तुएं बनाते हैं। मुख्य त्योहार, यहाँ के मुख्य त्योहार, राजस्थान के लोगों के मुख्य त्योहार दशहरा, दीपावली, होली तथा ईद है। स्त्रियां तीज तथा गणगौर का त्योहार मनाती है। यहाँ की स्त्रियां तीज तथा गणगौर का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाती है। मुख्य त्योहार दशहरा, दीपावली, होली तथा ईद। ठीक है, तो ये पाठ समाप्त हुआ। राजस्थान मरुस्थलीय क्षेत्र, भारत का मरुस्थलीय क्षेत्र, उसकी स्थिति, उसका वहाँ का रहन सहन, लोगों का जीवन, जनजीवन कैसा है, इस पाठ में हमने वो अपना जीवन यहाँ पर व्यतीत करते हैं और किस तरह से मरुस्थलीय क्षेत्र को आने वाले समय में सरकार द्वारा उसको और अच्छा, उस मरुस्थलीय भूमि को उपजाऊ भूमि बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए बच्चों, भारतीय मरुस्थल पूर्व में अरावली की पहाड़ियों से घिरा है। ये पश्चिम में पाकिस्तान तथा दक्षिण में अरब सागर तक घिरा हुआ है। मरुस्थल के प्रमुख वृक्ष कीकर, बबूल व नागफनी है। वह लूनी यहाँ की प्रमुख नदी। मरुस्थल के प्रमुख वृक्ष कीकर, बबूल व नागफनी है। वह लूनी यहाँ की प्रमुख नदी है। मरुस्थल के मध्य में कहीं कहीं जल वाली हरी भरी भूमि को मरुद्यान कहते हैं, जहाँ लोग अपना निवास कर रहे हैं। कि समूहों में यात्रा करने वाले लोगों को, जो समूह में यात्रा करते हैं, उन्हें कारवा कहा जाता है। अभ्यास कार्य पाठ समाप्त हुआ। पहला देखिए, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। का देखिए, पश्चिम के मरुस्थल में रेल मार्गों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता, दिल्ली नहीं पहुंच, बाकी अलवर, जोधपुर पहुंचा जा सकता है। खा देखिए, मरुस्थल में पेड़ पौधे नहीं उग पाते हैं, इसका कारण है वर्षा का ना होना। गा देखिए, मरुस्थल में बहुत कम होती है, क्या होती है? वर्षा बहुत कम होती है मरुस्थल। हाँ देखिए, मरुद्यानों में लोग रहते हैं स्थायी रूप से। ठीक है, अगला, लूनी यहाँ की प्रमुख क्या है? नदी है। मरुस्थल की क्या है? लूनी यहाँ की प्रमुख नदी। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शब्द दिए गए, खाली स्थान आपको भरने हैं। का देखिए, भारत है मरुस्थल के पूर्व में डैश पर्वत है। पूर्व में क्या है बताइए? हमने उनकी दिशाएं, मतलब मरुस्थल की जब देखी थी तो आसपास के स्थान बताए थे, तो पूर्व में अरावली है। पूर्व में अरावली है। हाँ देखिए, लगभग आधा डैश मरुस्थल, लगभग आधा राजस्थान मरुस्थल। अगला, सतलुज नदी से निकाली गई नहर डैश कहलाती है? इंदिरा। हाँ देखिए, राजस्थान की स्त्रियां डैश और गणगौर त्योहार मनाती हैं? तीज। ये बच्चों, चलिए अगला अभ्यास,
तीसरा देखिए सही मेल मिलाइए, आ को बा से आपको सही मिलाना है। का देखिए मरुस्थल में जल वाला हरा भरा स्थान मरुद्यान है, मरुद्यान से मिलाइए। खा देखिए मरुस्थल का जहाज ऊंट। ग देखिए आधा राजस्थान मरुस्थल है। ठीक। खाड़ी, खाड़ी कौन सी? कच्छ की खाड़ी। तो आपको इस तरह से पाठ के अनुसार जैसे कि पाठ समझा उसके अनुसार आपको मिल। अब अगला देखिए सही वाक्यों के सामने सही तथा गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। का देखिए बालू के टिब्बों की आकृति एक समान होती है, गलत, एक समान नहीं होती। हाँ देखिए मरुस्थल की मिट्टी में उगने वाला वृक्ष कीकर है, सही। अगला मरुस्थल में आवागमन का साधन ऊंट है, सही। अगला रेत दिन के समय में तेज गर्म हो जाता है और रात के समय में ठंडा नहीं होता, गलत, रात के समय में ठंडा होता है। तो इस तरह से ये गलत हुआ। बाकी अगला देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों को पढ़कर इनका उत्तर पाठ के अनुसार रूप में आप देंगे। स्वयं ये अभ्यास कार्य आपको जरूर करना है। तो अब हम मिलते हैं बच्चों अगले पाठ में।